हेलो एंड वेलकम, मैं हूं रामेश्वर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं RSRTS एग्ज़ाम 2021 के प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस की क्या रिलेवेंस है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक एड्रेस के साथ साथ उसके मैप की आवश्यकता हो जाती है, तभी वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाता है, नहीं तो वह इधर उधर भटकता रहता है। उसी प्रकार किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए, उसमें सक्सेस प्राप्त करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए, उसमें अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी के पास उसका सिलेबस होना ज़रूरी है तथा उस सिलेबस की नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, उसके पास तैयारी करने से पहले उसके पास पूरा सिलेबस उसकी जानकारी में रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि RS 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी जारी हो सकता है, RPSC द्वारा कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के कार्मिक विभाग द्वारा लगभग 1000 पोस्ट की जो अभ्यर्थना है वो भेजी जा चुकी है कार्मिक विभाग द्वारा RPSC को। इसलिए जो RS 2021 है उसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। इसलिए मैं सभी जो RS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जितनी आप तैयारी करोगे, जितनी मेहनत करोगे आप, उतनी आपको सफलता मिलेगी, उतनी अच्छी रैंक प्राप्त कर पाओगे और जो आपका सपना है RS बनने का वो पूरा हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और जो सिलेबस है, सिलेबस को डिस्कस करते हैं डिटेल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस ये दिया जाता है वो 2018 का सिलेबस है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में भी जो सिलेबस है वह लगभग सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, क्योंकि 2021 में भी सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो परीक्षा की योजना है वो क्या रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी संख्या होती है 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा अधिकतम अंक इनके रहते हैं 200 अंक। जी हाँ दोस्तों, 200 अंक रहते हैं तथा इसके साथ ही जो नेगेटिव मार्किंग होती है, आप नीचे देख पा रहे हो, मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाता है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग की जाती है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाते हैं। यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसमें सही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन गलत होते ही उसमें से जो सही क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं उसमें से 1/3 काट लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे सपोज अपन बात करें कि अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, किसी के 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उसमें से एक सही क्वेश्चन का जो नंबर है वो काट लिए जाएंगे। तो इसलिए इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है, वो भी 1/3 अंक। किसी भी नंबर के अगर एक गलत होता है तो उसके 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो ये इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लगभग 200 यानी कि अधिकतम अंक 200 रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि इसलिए एक क्वेश्चन के नंबर की बात करें तो वो लगभग आ जाता है, वो आता है 1.33 के समथिंग आता है। तो एक क्वेश्चन की जो मार्किंग हो गई, एक क्वेश्चन के नंबर मार्क्स हो गए, कितने हो गए 1.33 लगभग। तो इस एग्ज़ाम का जो उद्देश्य है, इस परीक्षा का उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग परीक्षण है। प्रश्न पत्र का स्तरमान जो पेपर होगा, उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा। इसलिए GS टाइप पेपर होता है, जिसमें सभी जो स्ट्रीम्स होती है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, सभी स्ट्रीम्स के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। एक GS लेवल का सामान्य प्रकार का पेपर होता है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हत है घोषित किए जाते हैं, यानी सफल घोषित किए जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का उनका अंतिम योग्यता क्रम में अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रीलिम्स में जो नंबर आएंगे, RS 2021 में जो नंबर आएंगे प्रीलिम्स में, उसके जो नंबर है वह फाइनल जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी
तो उसमें उसका योग नहीं किया जाएगा। मतलब जो प्रीलिम्स के नंबर है वो ओनली पासिंग मार्क्स है, यानी कि कट ऑफ जो पार कर रहा है, कट ऑफ के बराबर नंबर ला रहा है, पार कर रहा है, वो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जो नंबर है प्रीलिम्स के वो काउंट नहीं होंगे किसमें, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करते समय। तो इसलिए जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका मकसद ओनली क्वालिफाई करना है, न कि मेरिट लिस्ट में उसका मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो पेपर का नाम होता है, पेपर के जो नाम होता है, विषय होता है, वह है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान। मतलब कोई भी स्ट्रीम का सामान्य ज्ञान ही पूछा जाएगा, न कि उसका स्पेशलिस्ट ज्ञान नहीं पूछा जाएगा इसमें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ सामान्य ज्ञान के साथ साथ ही सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान, जिसमें साइंस टेक भी आता है। चलिए दोस्तों, तो विषयवार इसका अपन सिलेबस का डिस्कशन चालू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास पहले पार्ट में देखते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो राजस्थान जीके का जो पोर्शन है, पहला पोर्शन है, उसमें राजस्थान का इतिहास और कला के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बारे में जो भी हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसमें सारा दे रखा है। तो पहला पॉइंट है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। तो राजस्थान के इतिहास की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रमुख राजवंश के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि कछवा राजवंश हो गया। इसके अलावा मेवाड़ के गोहिल राजवंश हो गया। इसके अलावा अपन बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ हो गए, इसके अलावा चौहान राजवंश की बात करें तो इसी तरीके से हमें लगभग जो महत्वपूर्ण राजवंश है उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, सामान्य नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को क्रैक कर सके। इसके अलावा जो राजवंश है उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक जो व्यवस्था उसमें मेनली सैन्य प्रशासन की बात कर सकते हैं, इसके अलावा जो सामंती व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उस समय, जो राजस्थान के पूर्व के इतिहास में, उसमें जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जैसे सागड़ी प्रथा की बात कर ले, सागड़ी प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध जैसी कई प्रथाएं थी, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे जो इन प्रथाओं के रूप में हैं वो भी राजस्थान के इतिहास में विद्यमान थे। अब हम देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, जो 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, पूरे देश में व्याप्त था। राजस्थान में भी यह सक्रिय था। राजस्थान की जो छावनियाँ थी, सैनिक छावनियाँ थी, जैसे नीमच के अलावा नसीराबाद। तो इन सभी छावनियों के थ्रू जो सैन्य विद्रोह हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था 1857 की क्रांति में, तो उनके बारे में हमें एक प्रॉपर नॉलेज रहना जरूरी है, तो तभी हम इससे संबंधित क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा जन जागरण में क्या पढ़ना होगा हमें? जन जागरण में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रजामंडल में जैसे प्रजामंडल की स्थापना किसने की, जैसे जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, इसमें कौन कौन अन्य सदस्य थे स्थापना के समय, प्रजामंडलों का क्या योगदान था, प्रजामंडलों का उद्देश्य क्या था। तो ये स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनका एक ब्रीफ और उसके बारे में एक डिटेल में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक एकीकरण, जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक एकीकरण जो हुआ था वो प्रजामंडलों के थ्रू ही हुआ था, इसलिए राजनीतिक एकीकरण में प्रजामंडल का पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन और जन जागरण में ही किसान आंदोलन हो जाते हैं, किसान आंदोलन को पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा आदिवासी आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी हाँ, अगला पॉइंट है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। जैसे अब स्थापत्य जो राजस्थान में है वो मेनली किले दुर्ग से संबंधित है। किले, दुर्ग, महल के अलावा जो बावड़ियाँ, हवेलियाँ,
तो इनके बारे में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली रूप से आते रहे। तो इसलिए किले और स्मारक की सभी नॉलेज होने तक, किलों में जैसे अपने जल दुर्ग हो गया, गिरी दुर्ग हो गया, तो इसके बारे में सभी स्थल दुर्ग हो गया, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प। जी हाँ दोस्तों, लोक कलाएं भी रहती है। चित्रकलाओं में जैसे जो चित्रकलाओं में बात करें हम, चित्रकला में जैसे किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली है, उसके अलावा मेवाड़ शैली है, आमेर है, अलवर है। तो इसके बारे में जो ये शैलियाँ है चित्रकला की, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किशनगढ़ शैली के जो भी चित्रकार है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से जो चित्रकार है उनमें से कौन से किशनगढ़ शैली का है। तो इस हिसाब से इनके बारे में डिटेल में अपने को जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हस्तशिल्प में जैसे बात करूँ, ब्लू पोट्री के अलावा उस्ता कला, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्लू पोट्री की स्थापना किसने की, इसका प्रसिद्ध जो चित्रकार है वो कौन है। इसके अलावा उस्ता कला कहाँ की फेमस है, ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है। तो क्षेत्र और जो व्यक्तित्व है इनसे संबंधित उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ और क्षेत्रीय बोलियाँ। तो साहित्य, राजस्थान को जो साहित्य हैं उसमें जो महत्वपूर्ण कृतियाँ जैसे पद्मावत की बात कर ले, पद्मावत। इसके अलावा मारवाड़ परगनारी विगत। तो ये जो महत्वपूर्ण कृतियाँ है, जो बिहारी कवि है उनकी भी बहुत सारी कृतियाँ, तो इनके बारे में डिटेल में जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी जो क्वेश्चन आएंगे उनको क्रैक करने के लिए। इसके अलावा क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती है राजस्थान में जैसे जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है। उसके अलावा कोटा संभाग वहाँ पे हाड़ौती। इसके अलावा जो मेवाड़ी, मारवाड़ी, तो इनके बारे में नॉलेज, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है तो उसका क्षेत्र के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो मेले, त्योहार और लोक संगीत, लोक नृत्य। तो इस मेले का आयोजन कौन से क्षेत्र में होता है, कब होता है, त्योहार कहाँ मनाया जाता है, लोक संगीत का एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये लोक संगीत कहाँ गाया जाता है, किस समय गाया जाता है, कौन सी ऋतु में गाया जा सकती है, पूछा जाता है। लोक नृत्य के बारे में पूछा जा सकता है कि ये लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है या किस क्षेत्र में किया जाता है, किस खुशी में किया जाता है। तो जैसे लोक नृत्य की बात करूँ तो भीलों के नृत्य हो गए, भीलों के, ग्रासियों के, तो इन जनजातियों के जो नृत्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है RS एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब जो ये टॉपिक है राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत। तो राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत, ये हम जो देख रहे हैं, जो पिछले टॉपिक है वो ही है। तो ये सिलेबस में अनवांटेड रूप से डाल दिया गया है, लेकिन ये इसके बारे में ही बात कर रहा है। इसके अलावा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक त्योहार। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन हुए थे, जैसे निर्गुण संत संप्रदाय हो गए, सगुण संत संप्रदाय हो गए। तो इनके बारे में डिटेल में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा संत पीपा, संत धन्ना, तो इनके बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी। लोक देवता की बात करें तो लोक देवता में रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो इनके बारे में, इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, और इसके अलावा इनकी जो अधीनस्थ पीठ है वो कहाँ पर है, जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है यहाँ पे। जैसे जो कामड़िया पंथ है रामदेव जी द्वारा जो चलाया गया था उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी डिटेल में इनके बारे में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आते पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। तो जो पर्यटन स्थल है मेनली जो किले हैं, महल है, हवेलियाँ है या झील है, तो इनके बारे में ही हमें एक तरीके से नॉलेज रहनी ज़रूरी है। तो पर्यटन स्थल वो है, जैसे पुष्कर की बात कर ले, पुष्कर बहुत ही एक जाना माना पर्यटन स्थल है। इसके अलावा जो मंदिर है, मस्जिद है, वो भी एक तरह से पर्यटन स्थल के रूप में फेमस है। जैसे कि अपन ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती की बात कर ले तो उनकी जो
एक सांप्रदायिक सौहार्द का केंद्र भी माना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जहाँ पे सभी समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं। तो इनके बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है कोई भी क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर ली, किसान आंदोलन में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, या फिर जो वर्तमान में जो कोई लेखक भी हो सकता है जो महत्वपूर्ण, जैसे बिहारी की बात कर ली, बिहारी जो कवि थे, महान कवि, उनके बारे में बात कर ले। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, तो इन सभी के बारे में एक ब्रीफ में या फिर जो महत्वपूर्ण जो योगदान है उनके बारे में अपने पास नॉलेज होना चाहिए। तभी हम जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य परंपरा वाला जो पोर्शन है उसके सभी जो क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं। इसलिए इन सभी जो बिंदु है उनके अनुसार हम जो बुक्स में से इन बिंदु को छाटेंगे और उसके अनुसार ही उस टॉपिक को छाटकर और उसी का बार बार अध्ययन करेंगे, क्योंकि अलग अलग किताबों के बजाय एक ही किताब का चयन करके हम उसे बार बार पढ़कर हमारी जो एफिशिएंसी है, याद करने की एफिशिएंसी या फिर जो नॉलेज गेन करने की एफिशिएंसी है, नॉलेज को जो बढ़ाने की जो हमारी जो क्षमता है उसको हम एक तरीके से उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसलिए अलग अलग किताबों की बजाय एक अच्छी किताब का चयन करो और उसको बार बार पढ़ो। तो हम देखते हैं कि अब इस पोर्शन जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तैयारी की है उसके अनुसार जो लक्ष्य राजस्थान का जो, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, एक बुक का जो फ्रंट जो लुक है उसका फोटो है, और उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ये लक्ष्य राजस्थान का जो बुक है उसका पार्ट सेकंड है, उसमें लिखा हुआ कला, संस्कृति व इतिहास। तो हम इस बुक को खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी है और इसमें लगभग सभी जो हम चाहते हैं नॉलेज वो मिल पाएगी, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें सक्सेस होना है या हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो इसके लिए यह बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर हम इस बुक के अलावा ही पढ़ना चाहें तो उसके आरबीएससी की बुक्स आती है जिनका नाम है राजस्थान अध्ययन की 4 बुक्स आती है। राजस्थान अध्ययन की 4 बुक्स आती है, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास की 4 बुक्स आती हैं, उनको आप खरीद सकते हैं। लेकिन जो प्रीलिम्स जो RS प्रीलिम्स एग्जाम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लक्ष्य राजस्थान वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उसके लिए ये जो RBSC की बुक्स है राजस्थान अध्ययन की 9th, 10th, 11th, 12th क्लास की, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में से कौन कौन से जो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जो सिलेबस में बताया गया है तो उसके अनुसार हमें पढ़ना है, और उस सिलेबस में जो 5-6 पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख भौतिक विशेषताएं तथा मुख्य भौतिक विभाग। अब राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भाग कौन कौन से? जैसे मरुस्थली की बात करूँ, मरुस्थली प्रदेश, मरुस्थली के बाद अरावली पर्वत प्रदेश, अरावली पर्वत के पास जैसे दक्षिण का पठारी प्रदेश, इसके अलावा मैदानी जो पूर्व के मैदानी प्रदेश है वो है। उसके अलावा मरुस्थल को भी 2 भागों में बांट दिया, फिर शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसलिए 5 भागों में देख सकते हैं हम राजस्थान को। तो इनकी डिटेल में स्टडी करना जरूरी है, 5 भौतिक विभागों की। इसके अलावा भौतिक विशेषता क्या हो सकती है? राजस्थान की भौतिक विशेषता क्या हो? जैसे मिट्टी है राजस्थान की, तो मिट्टी कौन कौन से प्रकार है, मिट्टी के बारे में हमें पता होना चाहिए। शुष्क है या लाल मृदा है या फिर दोमट मृदा है या फिर काली मृदा है, उसके बारे में सभी के बारे में हमें नॉलेज रहना चाहिए। इसके अलावा पर्वतीय प्रदेश, जो पर्वतों की क्या विशेषताएं हैं, किस किस प्रकार की पर्वत है यहाँ पे। इसके अलावा जो मैदान है, मैदानी भाग है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से मैदान है, उनकी क्या विशेषताएं। इसके अलावा झीलें, नदियाँ, तो इन सभी का हमें एक डिटेल में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। तभी हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन बन पाएंगे उनके बारे में हम अपनी जो अप्रोच है उसको लगा पाएंगे और क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ।
राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन। अब राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों में देखिए तो राजस्थान का प्राकृतिक संसाधन जो यहाँ की जो प्रकाश की मात्रा है जो पूरे साल लगभग 330 दिन विद्यमान रहती है, 365 में से 300 से 330 दिन विद्यमान रहती है, तो ये प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जो खनिज है, खनिज की बात करें, खनिज में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज है, तो राजस्थान में अधात्विक खनिजों का भंडार है, तो इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है क्योंकि राजस्थान में खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसके अलावा खनिज तेल, गैस, तो इन सभी के अब इनमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ये क्षेत्र, जैसे तेल का क्षेत्र पूछ लिया तो ये कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में जो पोटास है वो कहाँ पाया जाता है? पोटास की बात करूँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में सुर्खियों में रहा है। ये हनुमानगढ़, नागौर और बीकानेर के कुछ क्षेत्रों में ये पाया गया है, तो इसके भंडार यहाँ पाए गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा लो अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? लो अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? कोयला, और इसके अलावा जो तांबा है, कॉपर है, वो कहाँ पाया जाता है? इसके अलावा इनसे संबंधित जो उद्योग लगे वो कहाँ लगे, तो इनका एक डिटेल में और महत्वपूर्ण चीज़ों का जो एक समावेश होना बहुत जरूरी, तो इसलिए सभी को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु कैसी है उसके बारे में पता होना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव, जैव विविधता। तो जलवायु में हम देख सकते हैं, जलवायु में आ जाएगी वर्षा की मात्रा कहाँ ज़्यादा है, कितनी वर्षा होती है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, कौन से क्षेत्र में कम होती है। वर्षा के साथ साथ इसमें से पूछे जाते हैं कि मानसून जो आता है राजस्थान में वो कब आता है, कितने टाइम के लिए रहता है, मानसून के समय कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, जो बाढ़ की संभावना है वो कौन से क्षेत्र है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं सूखा जो कृषि क्षेत्र वो कौन सा है। इसके अलावा राजस्थान में जो मानसूनी जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है, अरावली की स्थिति के कारण पूर्वी क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसका क्या कारण है, वो जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें वर्षा क्यों नहीं होती, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। इसके अलावा इस अगले टॉपिक की अगले जो पॉइंट है उसकी तरफ से प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो अभी जो हाल ही में चर्चा में रहती है ईस्टर्न केनाल प्रोजेक्ट मतलब राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को कवर करती है। वहाँ पे पेयजल तथा सिंचाई की जो व्यवस्था है उसके बारे में वह चर्चा में रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा इसके बारे में केंद्र सरकार से अपील भी की है कि इस योजना के लिए फंड उपलब्ध कराए जाए। तो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके बारे में 2016 की मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 2016 और 2018 की मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में। इसके अलावा खान और खनिज संपदा, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है तथा कितने खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज जो है वो केवल राजस्थान में मिलते हैं, तो इन सभी से लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है राजस्थान में जनसंख्या। तो राजस्थान में जनसंख्या के बारे में ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है, कौन से ज़िले में साक्षरता ज़्यादा है, कौन से ज़िले का लिंगानुपात कितना है, कौन से ज़िले का लिंगानुपात सबसे कम है, कौन से ज़िले का सबसे ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट या फिर जो ऑप्शन जो आते हैं उन पर क्रम से जमाने के रूप में इनका क्वेश्चन आता है, तो इनको भी ढंग से पढ़ लीजिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास की संभावनाएं। तो राजस्थान में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं और औद्योगिक विकास की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो उद्योगों में बात करें तो उद्योग जो सीमेंट उद्योग है, खनन उद्योग है, जैसे मार्बल की बात कर ले, तो इसके अलावा जो नमक का उद्योग है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए भाई कहाँ पर जो उद्योग ये कहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ से क्या जो प्रोडक्शन किसका होता है, खनन जो है किस किस का खनन कहाँ होता है, और इसका जो ये भी पूछा जा सकता है इसका जो निर्यात वो कौन कौन से देशों में किया जाता है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम जो क्वेश्चन है उसको क्रैक कर पाएंगे।
इसकी बुक्स के बारे में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो है पोर्शन में, उसमें सिलेबस में क्या दिया गया, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहला है राज्यपाल। तो इसमें राज्यपाल के बारे में डिटेल से जो उनके बारे में जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है संविधान में, उनके बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में। फिर उसके बाद राज्यपाल की जो राज्य की कार्यपालिका, राजस्थान की कार्यपालिका, उसमें क्या योगदान रहता है राज्यपाल का, राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से केस हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके बारे में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या है, मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल में क्या भूमिका रहती है, कौन से मुख्यमंत्री जो पूर्व में कौन कौन से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य विधानसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में जो सदस्य संख्या है वह वर्तमान में कितनी है। इसके अलावा जो अध्यक्ष होते हैं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनके कितने कि जो कौन सा अध्यक्ष सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट्स की क्या क्या पावर्स होती है, उनके संविधान में क्या क्या प्रावधान है, तो एक एक आर्टिकल का हमें डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बारे में जो आर्टिकल को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल जो 32 है, उसी प्रकार 226 जो रिट जारी करने का अधिकार है हाई कोर्ट का, वह किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने से जो दायरा है हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट से कैसे ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक कौन रहा। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने अध्यक्ष हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जिला प्रशासन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि जिला कलेक्टर उसकी क्या भूमिका रहती है, उपखंड अधिकारी क्या भूमिका रहती है जिला प्रशासन में। इसके अलावा तहसीलदार तथा पटवारी और राजस्व निरीक्षकों की क्या क्या भूमिकाएं रह सकती है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन कब हुआ था, वर्तमान में अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके कार्य क्या क्या है, तो ये सब चीज़ें पूछे। इसके गठन को लेकर, इसके जो संरचना उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्वयं लोकायुक्त में भी ऐसे ही उनके कार्यकाल, गठन, वर्तमान में अध्यक्ष। राज्य निर्वाचन आयोग में भी यही पूछे, इनका कार्य क्या है, किनके लिए निर्वाचन आयोजन करवाया जाता है। इसके अलावा जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। राज्य सूचना आयोग में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कब इसकी स्थापना हुई, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और इसके कार्य क्या हो सकते हैं। लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नागरिक अधिकार पत्र की क्या क्या विशेषता यह है, कैसे जो जन भागीदारिता है उसको बढ़ाता है, और जवाबदेही जो सरकारी मशीनरी है उसकी जवाबदेहीता को कैसे बढ़ाता है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सब का डिटेल में जो अध्ययन करने के लिए हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, तो हम बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, तो इसके लिए जो बुक्स है वो लक्ष्य राजस्थान की बुक्स जो मैं प्रीफर करता हूँ, मैं खुद उसी को पढ़ता हूँ, और इससे काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज आप गेन कर सकते हो। लक्ष्य राजस्थान का पार्ट 1 जो है उसमें भूगोल, अर्थव्यवस्था भी है, इसके बारे में बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भूगोल तथा इसके साथ साथ इसी में ही राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल है। तो जो हमने पहले डिस्कस किया, तो वो सारे पोर्शन, जो दोनों पोर्शन हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए, वो दोनों इसमें मिल जाते हैं। तो राजस्थान की जो लक्ष्य है उसका पार्ट 1 में ये सारा मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बुक प्रीफर करें तो जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है, जैसे जो 9th, 10th, 11th और 12th की जो बुक्स है राजस्थान अध्ययन की, उनको भी प्रीफर कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन है भारत का इतिहास। तो इसमें जो कौन कौन से, जैसे इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं अपन, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल और मध्यकाल में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो सिलेबस में दिए गए हैं, क्या क्या अपने को पढ़ना है, तो ये देख लेते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं।
प्रमुख विशेषताएं क्या थी, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कला, संस्कृति, साहित्य। तो इनमें इन दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद इससे संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी कला, संस्कृति, साहित्य, स्थापत्य क्या क्या था। इसके अलावा जो अगला जो बिंदु प्रमुख राजवंश अपन पढ़ेंगे मौर्य राजवंश के अलावा गुप्त काल है उसके बारे में, गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन जो महान सम्राट थे उसके बारे में। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो मुगल काल है, मुगल काल से पहले दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट था उसके बारे में भी हमें नॉलेज रहनी चाहिए। तो इसके लिए ये सिलेबस हमें यही बताता है कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब उनके जो प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, इसके बारे में डिटेल में नॉलेज रहना जरूरी है। और उससे संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, क्या क्या कुरीतियाँ थी उस समय, और प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे। जैसे उस समय जो सूफी आंदोलन चले थे उसके बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, तो उनके बारे में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में जो 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक, यानी कि 18वीं सदी से वर्तमान तक, जब ब्रिटिश भारत में आए थे तब से लेकर और जब तक स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता के बाद भी क्या क्या घटनाएं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले जो स्वतंत्रता संघर्ष है, जैसे प्रमुख घटनाओं में 1857 की क्रांति, जैसे 1757 का प्लासी का युद्ध, उसके बाद 1864 का बक्सर का युद्ध। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं, आंग्ल मैसूर, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसमें, जो आधुनिक काल है इसमें। इसके बाद जो स्वतंत्र संघर्ष तो उसमें कांग्रेस जो महत्वपूर्ण पार्टी थी, जो स्वाधीनता के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, तो उसके बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न अवस्थाएं का क्या क्या फेज थे, गांधी से पहले काल में क्या क्या कंडीशन थी, गांधी के बाद क्या कंडीशन हुई, तो उनके बारे में जो ये सिलेबस दिया गया है आधुनिक काल का, उसकी डिटेल में हमें पता होना चाहिए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अपन देख सकते हैं, जैसे जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज के बाद आर्य समाज, उसके बाद परमहंस सभा, तो इनके साथ सत्यशोधक समाज, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, तो इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए क्या क्या इनके द्वारा क्या क्या योगदान रहा था समाज में, जो समाज का उत्थान लाने में। इसके अलावा जो स्वतंत्रता के बाद, जो 1947 में भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद जो एकीकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगी, जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा क्या एकीकरण में क्या भूमिका थी। इसके अलावा एकीकरण के विभिन्न चरण, उनमें जो क्या क्या घटनाएं महत्वपूर्ण थी, उसके बारे में जो 552 रियासतें थी उसका एकीकरण किस प्रकार किया गया ब्रिटिश भारत में, तो ये सब चीज़ें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जो ये इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बारे में कौन कौन सी बुक्स महत्वपूर्ण हो सकती हैं उसके बारे में अगली स्लाइड में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हो, जो एंशियंट हिस्ट्री है, यानी कि प्राचीन भारत, तो उसके लिए हम रामशरण शर्मा जो लेखक है उसकी बुक्स है एक प्रारंभिक भारत का परिचय, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, तो ये बुक से ले सकते हो आप, इसके लिए ये बुक प्रीफर कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी इसी को पढ़ा है, तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि इसी को प्रीफर करें आप। इसके अलावा मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र जी की बुक है, सतीश चंद्र की बुक है, इसको प्रीफर कीजिए, बहुत अच्छी बुक है। इसमें मुगल काल और सल्तनत काल, इसके अलावा जो सभी के बारे में एक अच्छा उल्लेख किया गया, और एग्जाम के सभी क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो इसको पढ़ के। स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आधुनिक भारत के क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा संभावना है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इतिहास से आते हैं वो भारत का इतिहास, जो आधुनिक भारत का इतिहास उसी से आते हैं, तो स्पेक्ट्रम आप ले सकते हैं आधुनिक भारत के लिए। तो चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ।
अगला पोर्शन है विश्व और भारत का भूगोल। विश्व और भारत का भूगोल, इसके लिए जो इसमें क्या 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 टॉपिक्स है ये सिलेबस में दे रखे हैं। विश्व के भूगोल में प्रमुख भौतिक विशेषताओं में पर्वत पठार, नदियाँ, झीलें, इन सब के बारे में जो उल्लेख होता है वो हमें पढ़ना है। पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मुद्दे, ये इसमें आएंगे। वन्य जीव, जैव विविधता संबंधित जो मुद्दे हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये है कि जो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। कौन सा क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा वल्नरेबल है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भारत में कितने नेशनल पार्क है, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, कितने जो संरक्षित क्षेत्र है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई, कौन सा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में अपन देख सकते हैं स्वेज नहर, जो काफ़ी चर्चा में रहा था थोड़े दिनों पहले। वहाँ पे एक जहाज पूरे जो नहर का जलमार्ग था उसको बंद कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्वेज नहर कहाँ स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो इसके लेकर चर्चा हो सकती है। पनामा नहर के बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जो यूरोप की नदियाँ हैं जो एक जलमार्ग का कार्य करती हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में जो झीलें हैं उनके बारे में भी, वो भी एक जलमार्ग का कार्य करते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जो जल संधियाँ हैं, जैसे होर्मुज जल संधि हो गई, बाब अल मंदेब हो गई, मलक्का स्ट्रेट हो गई, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। इसके साथ RS एग्जाम के लिए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो सिलेबस में दे रखा है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ना हमारे लिए। इसके लिए बुक्स कौन सी होगी अगली स्लाइड में देखेंगे। हम देख लेते हैं जो भारत का भूगोल है, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं, प्रमुख भौतिक विभाजन है, वो कितने मतलब भौतिक किस हिसाब से बांटा गया है भारत को। पर्वत, पठार, मैदानों की क्या टाइप है, तटीय प्रदेश, इसके रूप में बांटा गया है। तो उसके बारे में डिटेल में हमें नॉलेज रहना जरूरी है। कृषि कौन कौन सी कृषि की जाती है, कृषि के प्रकार, कृषि के संरक्षण की नीतियाँ, कृषि में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। इसके अलावा जो कृषि का प्रारूप है वो कौन कौन सा, उसके बारे में हमें डिटेल में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। खनिजों में लोहा, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल, आणविक खनिज। जो खनिज की जो स्थिति है, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कौन से क्षेत्र में यह मिलता है, कौन से राज्य में मिलता है, कौन से जिले में मिलता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास से संबंधित जो नॉलेज है वो हमें पता होना चाहिए। उद्योग कहाँ पर जो अवस्थित है, इसके अलावा कौन कौन से उद्योग है, कौन से जो भारी उद्योग है, कौन से जो लाइट उद्योग है, उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा परिवहन और मुख्य परिवहन मार्ग, जैसे परिवहन की बात करें, जो NH होते हैं, नेशनल हाईवेज, वो मुख्य मार्ग हो जाते हैं। इसमें जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो सागरमाला हो गई, भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, इनके बारे में पता होना जरूरी। नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर, ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर, तो इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीधे। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से भारत में, वो भी पता होना चाहिए हमें। पर्यावरणीय समस्याएं और पारिस्थितिक मुद्दे। पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरण में जो पर्यावरण प्रदूषण, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पारिस्थितिक मुद्दों में जैसे कौन सा जो सम्मेलन है जलवायु परिवर्तन संबंधित, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत में कब आयोजित किया गया, कौन सा सम्मेलन भारत में आयोजित किया, उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो अब इन सब पॉइंट्स में जो ये पोर्शन है विश्व और भारत का भूगोल, इसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसके लिए बुक्स होनी चाहिए, सबसे अच्छी बुक्स होती है ये तीनों बुक्स है जो आपके सामने हैं। ये दो बुक NCERT बुक्स है, जिसमें भारत का भौतिक पर्यावरण जो 11th क्लास की बुक है, भारत का भौतिक पर्यावरण, इसमें
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें जो भी भौतिक विशेषताएं रहती है, भौतिक विशेषताएं उसका उल्लेख किया गया, जैसे पर्वत, पठार, भूकंप, ज्वालामुखी, इसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया। तथा भौतिक विभाजन है वह इसमें मिलेगा आपको, भारत का भौतिक पर्यावरण। इसलिए दोनों जो 11th की जो एनसीईआरटी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सिलेबस को पढ़ने के लिए, सिलेबस के हिसाब से जो आरएस एग्जाम है उसकी तैयारी करने के लिए। और ये दोनों बुक्स मेंस के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा जो विश्व और भारत, इसमें तीनों है, विश्व और भारत का पूरा उल्लेख इसमें मिल जाएगा। तो हम तीनों बुक्स को एक समग्र रूप में पढ़ेंगे, तभी हम आरएस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए ये तीनों बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत के भूगोल तथा विश्व के भूगोल को हमें तैयार करना है आरएस एग्जाम के हिसाब से, तो ये तीनों बुक्स आप ले सकते हो। तो दोस्तों अगली जो वीडियो है उसमें रिमेनिंग जो पार्ट है इसका, जो आरएस के सिलेबस का, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।